हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी पीटी 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन अभी क्या है, इसकी 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुई है। ये पहली बार है जब इंडिया ने होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसकी? यूएनसीसीडी की। ठीक है, इंडिया ने क्या अभी 2 साल के लिए इसकी प्रेसिडेंसी ले ली है। किससे? चाइना से। चाइना ने जो कि 2017 में क्या करा था, होस्ट किया था यूएनसीसीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को। अब क्या क्या हमने स्टेप्स लिए गए हैं COP 2014 में। सीओपी ने अभी किया 30 डिसीजंस को अडेप्ट किया है, और उसने देखा कि किस तरह से हम क्या क्या मतलब कि फ्रेमवर्क अपनाएंगे कि हम ड्रोट को एड्रेस कर सकें, जेंडर सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स को एड्रेस कर सकें, या डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे जो ड्रॉट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उसे किस तरह से एड्रेस कर सकें। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि हमने इसमें एक लैंड टेनर को इंक्लूड किया एज अ न्यू थीमेटिक स्कीम अंडर द कन्वेंशन। हमने क्या किया, दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया। देखो गाइस, मैक्सिमम क्या होता है, जहाँ पे भी क्या होता है, मतलब कि होस्ट होता है, इवेंट होता है, वहीं उसी के नाम पे हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, ठीक है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, ठीक है, इस तरह से ही होता है। तो मेनली ऐसे ही होता है, क्योंकि अब दिल्ली में हुई है COP, तो इन्होंने क्या दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। इसमें यही है कि पार्टीज़ ने अपनी कमिटमेंट शो करी है कि किस तरह से वो रेंज ऑफ इश्यूज़ पे किस तरह से काम करेंगे, जैसे जेंडर और हेल्थ पे, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे, या किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज पे क्या एक्शंस लेंगे, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा एंगेज करेंगे। इन्होंने क्या किया कि जो पीस फोर्स इनिशिएटिव, और साथ में क्या करेंगे, 5 मिलियन जो हेक्टर जो हमारा डिग्रेडेड लैंड है इंडिया में, उसे हम रिकवर करेंगे कब तक? 2030 तक। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो अपना लैंड को रिस्टोर करेंगे 26 मिलियन हेक्टर तक हम क्या कर देंगे, अपने लैंड को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, अब पीस फोर्स इनिशिएटिव क्या है, देखो ये साउथ कोरिया का इनिशिएटिव था। इसमें क्या इन्होंने एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, किस तरह से हम जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से क्या कर सकते हैं, अपना जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसे हम फोस्टर कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यही होता है कि जब हम जो डिग्रेडेड लैंड है उसको इतना रिस्टोर कर ले कि हाँ वो इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सकता है, वहाँ की स्पीसीज को सपोर्ट कर सकता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकता है, तो हम उनसे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। तो पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव यही है, साउथ कोरिया का इनिशिएटिव है। इसमें क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और क्या करते हैं, हम उसमें काम करते हैं किस तरह से हम क्या लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, फोस्टर मतलब फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने एम्फेसिस दिया कि UN डिग्रेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे, कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें ये है कि हमने कमिट किया कि हम अपनी बेस्ट ऐसी प्रैक्टिस लेके आएंगे, बेस्ट अप्रोच लेके आएंगे, जिस तरह से हम अपने लैंड जो डिग्रेडेड लैंड है हम उन्हें रिस्टोर कर सकें बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और साथ में जो साइंटिफिक हमारा जो मेथड्स हैं हम उन्हें यूज़ करके क्या करेंगे, लैंड को रिस्टोर करेंगे। कंट्रीज पार्टीज ने भी क्या करा, एग्री किया कि हाँ वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता है 2030 तक हमें अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उन्हें अचीव करना है, तो उसके अंदर भी जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है हमने उसे क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, एक हमने ड्रॉट टूल बॉक्स लॉन्च किया। देखो टूल बॉक्स क्या है, इसमें नॉलेज बैंक की तरह है, कि मतलब कि आपको जो कंट्रीज़ अगर जिसको भी कोई स्कीम चाहिए कि हाँ मैं डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर सकूँ, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो ड्रॉट टूल बॉक्स करंटली जो किसके द्वारा डेवलप किया है, ये पार्ट किसका है, ड्रॉट इनिशिएटिव का, और ये किसके द्वारा, पार्टनरशिप के द्वारा डेवलप किया गया है, UNCCD, WMO दैट इज द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल GWP नेशनल ड्रॉट मिटिगेशन, और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का और UNEP DHE। ठीक है, इन द्वारा सबके द्वारा जो पार्टनरशिप के द्वारा क्या किया, ये ड्रॉट टूल बॉक्स को लॉन्च किया गया। देखो ड्रॉट टूल बॉक्स क्या कर सकता है, आपको जो भी ड्रॉट स्टेक होल्डर्स है, मतलब जो भी इसमें काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है, वो इसके टूल्स को ईजिली असेस कर सकता है, उनके द्वारा जो भी इसके केस स्टडीज हैं, जो भी अदर रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो जो नेशनल ड्रॉट पॉलिसी प्लान है, जो अपनी कंट्री में जो भी प्लान बनाना है उसे बना सकता है। अब देखो टूल बॉक्स है कि ये एक नॉलेज बैंक की तरह है, जिसमें है कि किस तरह से जो कंट्रीज़ हैं वो कोई भी एबिलिटी अडेप्ट कर सकती है, ताकि स्ट्रेंथन कर सके, ड्रॉट को इफेक्टिवली डील कर सके। ठीक है, एंड मिटिगेट, और जो भी ड्रॉट की वजह से जो इम्पैक्ट होता है उसे मिटिगेट कर सके। ठीक है, एंड टू इनेबल कम्युनिटीज़ टू एंटिसिपेट एंड फाइंड द लैंड मैनेजमेंट टूल्स दैट हेल्प टू बिल्ड रेजिलियंस टू ड्रॉट। सो गाइस, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉट टूल बॉक्स है क्या। अभी इससे रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं कि हमने लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल करने के लिए, देखो बोन चैलेंज है, ये मेनली 2011 में लॉन्च हुआ था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और IUCN के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका भी गोल यही था कि हम जो ग्लोबली जो पूरे वर्ल्ड में के 150 मिलियन जो डिग्रेडेड लैंड है या फिर जो डिफोरेस्टेड लैंड है उसे हम रिस्टोर कर सके 2020 तक, और साथ में क्या है 2030 तक 350 मिलियन हेक्टर लैंड को हम रिस्टोर कर सकें। फिर एक आया न्यू ईयर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। ये क्या है, वॉलंटरी है और नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, मतलब आपकी मर्जी अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। ये भी वही है कि आपको ग्लोबल डिफोरेस्टेशन में कैसे एक्शन ले सकते हो। ये सबसे पहले UN क्लाइमेट समिट सितंबर 2014 में इसको इनिशिएट किया गया। डिक्लेरेशन में यही था कि आपको ऐसे टारगेट सेट करने हैं कि ताकि जो हम नेचुरल फॉरेस्ट लॉस, जो नेचुरली जो
फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है 2030 तक उसे एंड कर सकें, साथ में जो 50% रिडक्शन है 2020 तक उसे कर सकें। इन एडिशन डिग्रेडेशन का ये भी काम था कि 350 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसे हमें रिस्टोर करना है, कब तक, 2030 तक। साथ में हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे ताकि हम डिफोरेस्टेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द सप्लाई चेन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज बाय द 2020। साथ में क्या हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि हम जो एमिशन डिफोरेस्टेशन की वजह से जो एमिशन होती हैं उन्हें रिड्यूस कर सकें, और साथ में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से भी जो एमिशन होती हैं उन्हें रिड्यूस कर सकें। सितंबर 2019 में जो न्यू डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट सपोर्टर्स ने उन्होंने इंक्लूड किया 200 एंडोर्सर्स को, नेशनल गवर्नमेंट्स को, सब नेशनल गवर्नमेंट्स को, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, उनको मतलब इन सबको क्या कर लिया, इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, अब जरा हम ये देख लेते हैं यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है। देखो ये 1994 में एस्टैब्लिश होता है। देखो जो हमारे 1992 में रियो समिट बोलते हैं या फिर अर्थ समिट हुआ था, उसमें हमारे 3 क्या आए थे मेनली, 3 उसका आउटकम आया था। ठीक है, एक तो CBD था, दैट इज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, एक UNCCD था और एक था UNFCCC। ठीक है, तो ये एक वन उसका पार्ट ही है। ठीक है, तो ये 1994 में एस्टैब्लिश होता है। ये सोल मतलब ये अकेला लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को लिंक करता है कि हम डेवलपमेंट करते हुए ये नहीं है कि हमने लैंड को भूल जाना है, नहीं, हमने लैंड को सस्टेनेबली मैनेज करना है और साथ में जो भी डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है उन्हें एड्रेस करना है। कन्वेंशन मेनली किस पे ध्यान देता है, जो एरिड, सेमी एरिड, जो ड्राई समिट ह्यूमिड एरियाज हैं उस पर मेनली एड्रेस करता है, स्पेशली जो ड्राई लैंड बोलते हैं या फिर जो लोग मेनली क्या है इस इकोसिस्टम से क्या है वल्नरेबल हैं, जिनको ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ द वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशन जो कि UN के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे अलॉन्ग विद द UNFCCC एंड द CBD। 10 ईयर स्ट्रेटेजी थी UNCCD की जो 2008 से 2018 के अंदर, जो कि हमने 2007 में अडॉप्ट की थी। इसमें यही था कि किस तरह से हम जो डेजर्टिफिकेशन है, जो लैंड डिग्रेडेशन है, उसे हम प्रिवेंट कर सकें, और या फिर जो ड्रॉट की वजह से लोगों पे इफेक्ट पड़ता है उसे मिटिगेट कर सकें। फिर न्यू UNCCD 2018-30 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क हमने अपनाया। कब लिए अपनाया था, इसमें यही था कि हमें क्या लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। और वो कैसे करेंगे, ऑफकोर्स जो हमारी डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रिस्टोर करके या उनकी प्रोडक्टिविटी रिस्टोर करके, और साथ में जो इसकी वजह से जो 1.3 बिलियन पीपल इफेक्ट होते हैं उनको भी एड्रेस करना है कि क्या क्या वो इम्पैक्ट झेलते हैं, एंड द रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द ड्रॉट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन टू बिल। ठीक है, इसका जो परमानेंट सेक्रेटरी है UNCCD का, वो कहाँ पे है, बोन जर्मनी में है। और पब्लिकेशन देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो UNCCD है वो ग्लोबल लैंड आउटलुक की एक पब्लिकेशन करती है। ठीक है, आगे और क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं हमने COP14 में, दैट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 14 में, और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। देखो हमने जो लॉन्च किया है, एक क्या इंटरनेशनल कोलिशन फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, ये भी हमने COP14 न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। इसमें जो पार्टनर्स है कौन कौन है, WMO, UNCCD, UNDP, UNEP, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO एंड द वर्ल्ड बैंक अमंग अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं, देखो इसके अंदर सिरोको, हैबूब, येलो डस्ट। देखो मेनली क्या है, ये जो सिरोको और हैबूब है ना, ये मतलब कि वार्म विंड्स होते हैं, जैसे अपने इधर लू वगैरह होते हैं ना, इनको बोलते हैं ये। ठीक है, वाइट स्टॉर्म्स या हामाटन, ये कुछ नेचुरल फिनोमिना होता है जो लैंड और वाटर मैनेजमेंट के साथ लिंक होती है। ठीक है, जो कहीं क्या करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को बहुत तरह से इंपैक्ट करता है। अगर इनकी इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो फिर क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं, अनप्रडिक्टेबल मामला, हम सोच नहीं सकते किस तरह से ये क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स हैं, ये हमारे अप्रोक्सीमेटली 77% ऑफ UNCCD कंट्रीज़ को इफेक्ट करते हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेट देखा जाए 151 कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें जो 45 कंट्रीज ऐसी हैं जो इसका सोर्स है, मतलब कि जहाँ से ये मैक्सिमम उठते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इस कंट्री से यहाँ से सोर्स है लेकिन दूसरी कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, तो वही है कि 45 कंट्रीज मेन ऐसे हैं जो इसका सोर्स है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स का, बाकी 151 कंट्रीज को ये इम्पैक्ट करते हैं। इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अभी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को एड्रेस करने के लिए 14 अफ्रीकन कंट्रीज, कितने 14 अफ्रीकन कंट्रीज ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, इनिशिएटिव लॉन्च किया, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। इसमें ये है कि वो लैंड को रिस्टोर करेंगे और ग्रीन जॉब्स क्रिएट करेंगे फॉर माइग्रेंट्स एंड द वल्नरेबल ग्रुप। 3 ईयर इनिशिएटिव, इसका एम यही है कि वो अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज को स्टार्ट करेगा और कंट्रीज़ को एंगेज करेगा एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। यूथ ककस ऑन द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड, देखो नाम से पता कर रहा है कि इसमें हम कुछ यूथ को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ग्लोबल यूथ ककस है ऑन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड, ये फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी किसका, UNCCD का। ये इसमें पहला जो ऑफिशियल गैदरिंग है वो किसके साथ मिलके, UNCCD COP14 में क्या किया है, इसमें क्या मेनली जो यूथ एडवोकेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उन्हें इकट्ठे लाया ताकि क्या वो अपनी नॉलेज, अपनी कैपेसिटी या फिर जो अपने नेटवर्क्स हैं उन्हें शेयर कर सके, उन्हें स्ट्रेंथन कर सके, ताकि हर एक कंट्री के UNCCD की जो प्रोसेस में है ना एंगेज हो सके, वो भी मीनिंगफुल है। इस फोकस में ये है कि कोई भी जो वॉलंटरी सपोर्ट है कि जो भी यूथ अपनी मर्जी से सपोर्ट करना चाहता है वो आए और यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे, एंड स्टाफ इज लीडिंग द, और वो क्या करेगा, यूथ फोरम को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया। इसमें मेनली ये है कि वॉलंटरी है आपका, जो आना चाहे आए और वो क्या करे, एक यूथ फोरम में क्या करे, प्रिपेयर करेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एडोप्ट नाउ अ ग्लोबल कॉल फॉर लीडरशिप ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस रिपोर्ट। देखो ये भी हमने COP 14 में ही रिलीज़ करी है। इट हैज़ बीन रिटन बाय द ग्लोबल कमीशन ऑन एडप्शन। ये 34 लीडर्स का ग्रुप है पॉलिटिक्स, बिजनेस और साइंस में। इसको कौन लीड कर रहे हैं? UN के जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे बन की मून, और साथ में जो माइक्रोसॉफ्ट क्रॉप फाउंडर, आपको पता है ये बिल गेट्स, और साथ में जो वर्ल्ड बैंक के चीफ थे जो फॉर्मर थे क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये ने लीड करें। इन फोकस किस पे करें, किस तरह से हम क्लाइमेट अडेप्ट कर सकें, प्रोवाइड हम स्पेसिफिक इंसाइट एंड रिकमेंडेशन की सकते हैं। इन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो $1.8 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया, मतलब 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करें इन क्लाइमेट अडेप्टेशन मेजर्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रीट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने ग्राउंड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया अनाउंस। अब ना इंडिया ने क्या अनाउंस किया? तो इंडिया ने अनाउंस किया कि वो कमिटमेंट किया कि वो क्या करेगा, 50 लाख हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसे रिस्टोर करेगा अगले 10 सालों में, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करेगा। कहाँ पे? FRI देहरादून। गाइस आपको पता भी होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करेगा ताकि क्या कर सके, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके टू मीट द चैलेंजेस। आगे बढ़ते हैं। सोलर ऑर्गेनिक कार्बन, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, इससे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। UNCCD कमेटी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, उसने कभी रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसने एम्फोसिस, मतलब ध्यान दिया, ज़्यादा बल दिया किस पे, सोल ऑर्गेनिक कार्बन की इंपॉर्टेंस पे, कि किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करता है। कौन? सोल ऑर्गेनिक कार्बन। अब सोल ऑर्गेनिक कार्बन होता है क्या? देखो, जो सोयल ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोयल ऑर्गेनिक कार्बन। अब वाला सोयल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? देखो सोयल ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। अब जैसे यार सोयल में क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, या ग्रीन ग्रास होपर्स वगैरह ये सब होते हैं, तो उनके जो रिमेन्स है जब वो मर जाते हैं तो वहीं पे होते हैं वो। ठीक है, तो उनके रिमेन्स है जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डिकम्पोजिशन along with the microbial biomass and several byproducts of the complex biotic micro मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो समझ में आ गया सोल ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का मेनली रिमेन्स है। ठीक है, और उनके साथ जो कार्बन एसोसिएटेड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोल ऑर्गेनिक कार्बन। ये करती है सोयल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जैसे उनके हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चर, हैबिटेट। जो सोयल ऑर्गेनिक कार्बन है मेनली जो कंसेंट्रेट होती है टॉप सोयल पे होती है। ठीक है, सोयल ऑर्गेनिक कार्बन इज वन ऑफ द 3 ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होती है। हैंस इस वजह से क्या, जो प्रेडिक्टेबिलिटी और जो भी सोयल ऑर्गेनिक कार्बन में जो चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सोइल कार्बन लेवल को? तो कोई पहली बात तो टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन जो नॉर्मली होता है वो ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर, मतलब कि क्योंकि ट्रॉपिक्स पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इस वजह से वहाँ डिकम्पोजिशन रैपिडली होता है। जो डिकम्पोजिशन के वक्त क्या होता है, जो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो बहुत तेज़ी से लॉस होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो कन्वर्ट अबाउट हाफ ऑफ देयर सोइल ऑर्गेनिक कार्बन टू कार्बन, क्योंकि जो सोइल के साथ जो और कार्बन होती है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कौन चेंज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस वजह से क्या होता है, जो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन होती है वो सोइल में से बहुत जल्दी खत्म होती है, लॉस होती है। अब क्या होता है, कभी भी अगर सरफेस सोइल का इरोजन होता है तो इस वजह से सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है उसका भी लॉस होता है। सोइल मॉइस्चर और वाटर सर्कुलेशन का क्या है, देखो अगर सोइल मॉइस्चर का जो लेवल एलिवेट होता है रिजल्ट इन द, इसका मतलब है बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी विच प्रोवाइड्स मोर रेसिड्यूज एंड दस मोर पोटेंशियल फॉर गुड फॉर सोइल बटर। तो इसका मतलब सोइल बटर अच्छा आएगा। सोइल टेक्सचर, सोइल ऑर्गेनिक मैटर टेंड्स टू इंक्रीज एज द क्ले कंटेंट इंक्रीज। जैसे क्ले कंटेंट इंक्रीज होएगा तो जो हमारा सोइल ऑर्गेनिक मैटर वो इंक्रीज। आपको पता है क्ले क्या होता है, नॉन परमेएबल रॉक होती है एक तरह से। ठीक है, तो क्या है अब कि वो रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर क्ले कंटेंट ज़्यादा होएगा तो जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर वो भी इंक्रीज होएगी। इससे क्या होगा, दो मैकेनिज्म होगा वो मेनली डिपेंड होंगे। जैसे पहला क्या होगा, जो सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर है उनमें बॉन्ड्स अच्छा डेवलप होएगा, जिस वजह से क्या होगा वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को रिटार्ड कर देगी। देखो हम क्या चाहते हैं, डिकम्पोजिशन कम से कम हो, क्योंकि डिकम्पोजिशन से क्या होता है और जो कार्बन होता है वो जल्दी लॉस होता है। ठीक है, हमें वो लॉस नहीं करना। ठीक है, तो किससे क्या होएगा, डिकम्पोजिशन रिटार्ड होएगा। सेकेंडली जो है सोइल विद हाइयर क्ले कंटेंट इंक्रीज, साथ में क्या जो हाई क्ले कंटेंट का सोइल होगी वो क्या करेगी, इसकी जो कार्बन रहेगा उसको क्या करेगी, एग्रीगेट करेगी, मतलब उसको रिटेन करके रखेगी। बाकी अलग सैलिनिटी और एसिडिटी, सैलिनिटी टॉक्सिसिटी या जो एक्सट्रीम सोइल पीएच, मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक सोइल है या बहुत एल्कलाइन सोइल है, उसकी वजह से भी क्या पुअर बायोमास प्रोडक्शन होता है, जिस वजह से रिड्यूस्ड एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है सोइल में। ठीक है, वेजिटेशन एंड बायोमास प्रोडक्शन, जो रेट होता है ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इनपुट। अब पढ़ लेते हैं जरा लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होता है। देखो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी भी पार्टीज ने डिफाइन कर दिया था कब, कन्वेंशन एज अ स्टेट वेयर बाय जब अमाउंट और क्वालिटी ऑफ लैंड इससे हो जाए कि वो इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सके, उसके फंक्शंस को, उसके सर्विसेज को, और साथ में जो फूड सिक्योरिटीज को एनहेंस कर सके, रिमेन स्टेबल और इंक्रीज विद स्पेसिफाइड टेम्पोरल एंड
एंड स्पेशल स्किल्स एंड इकोसिस्टम। तो ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 3 इंडिकेटर्स होते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। एक होता है ट्रेंड्स इन लैंड कवर चेंज, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट मोर इमीडिएट चेंज इन द लैंड यूज एंड द वेजिटेशन। सेकंड होता है लैंड प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स, जिसको मेजर करते हैं एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये इंडिकेट करता है रिलेटिवली रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन, ठीक है, किस तरह से जो इकोसिस्टम का फंक्शन एकदम से रैपिड रिस्पॉन्स हुआ है, ठीक है। कार्बन थर्ड है कार्बन स्टॉक मेजर्ड एज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। ये इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म एंड द क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स रेजिलियंस टू द लैंड डिग्रेडेशन। आगे बढ़ते हैं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस। अभी क्या इंडिया का जो पहला फर्स्ट एवर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस एग्रीमेंट था, उसने अपने रिजल्ट शो किया, मतलब अच्छे हुए हैं, ठीक है। तो हैव स्टार्टिंग शोइंग का जो पहला इंडिया का पेमेंट फॉर इकोसिस्टम एग्रीमेंट था वो किस किस के बीच में साइन हुआ था? विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी और साथ में जो पालमपुर म्यूनिसिपल काउंसिल है हिमाचल प्रदेश की, उसके बीच में क्या हुआ था? साइन हुआ था। देखो मैं आपको सिंपल बताती हूँ, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस होता क्या है? मेनली यही है कि कोई आपके इकोसिस्टम को क्या कर रहा है? अच्छा रख रहा है, साफ सफाई कर रहा है, ठीक है, और आप अगर उनके रिसोर्स को यूज़ करें तो आपको बदले में कुछ देना होगा। लाइक आप वाटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पर सामने वाला क्या आपका वाटर ट्रीट कर रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहा है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? आपको उसके लिए पे करना होगा, ठीक है। वही होता है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है। तो यही है। देखो मैंने आपको बता दिया कि अभी क्या है, हिमाचल प्रदेश के जो पालमपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और साथ में उसके साथ क्या है एग्रीमेंट हुआ था, ये 2010 में हुआ था। ये रूरल अर्बन एंगेजमेंट मॉडल है कि किस तरह से हम जो वाटर को सस्टेनेबल सप्लाई कर सकते हैं और साथ में जो अपने कैचमेंट एरिया उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस एग्रीमेंट होता है क्या? देखो इट इन्वॉल्व्स पेमेंट टू द मैनेजर्स ऑफ लैंड और अदर नेचुरल सोर्सेज। जो आपके नेचुरल सोर्सेज या जो लैंड को मैनेज करते हैं उनको आप पेमेंट करते हो इन एक्सचेंज फॉर द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफाइड इकोसिस्टम सर्विसेज ओवर एंड अबव व्हाट वुड अदरवाइज बी प्रोवाइडेड इन द एब्सेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। मतलब वो आपको बदले में क्या कर सकते हैं? कुछ प्रोवाइड करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और अगर वो ना करते तो आपको क्या चीज़ वो प्रोवाइड होती है, तो उससे बदले में क्या है? ये पेमेंट होती है। एक तो इकोसिस्टम क्या होता है आपको पता है? कम्युनिटी होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज अ सिस्टम। इकोसिस्टम सर्विसेज का क्या बेनिफिट होता है? आर द बेनिफिट्स। देखो इकोसिस्टम सर्विस वो होते हैं जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट से बेनिफिट लेते हैं। फ्री में तो ले रहे हो आप, पानी हवा, ये क्या है? फ्री में ही ले रहे हो आप सब कुछ। जो बेनिफिट्स हम नेचुरल एनवायरनमेंट से डिराइव करते हैं सच एज प्रोविजन ऑफ फूड, वाटर, टिम्बर, फाइबर, ठीक है, अंडरलाइंग फंक्शन सच एज द सॉइल फॉर्मेशन एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल। अब स्टेक होल्डर्स जो भी इस पेमेंट फॉर इकोसिस्टम एग्रीमेंट में आना चाहते हैं वो वॉलंटरी बेसिस, आपकी अपनी मर्जी अगर आप आना चाहते हो, और कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको जबरदस्ती आना। द नोवेल्टी ऑफ पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस अराइजेज इट्स फोकस। इसका फोकस मेनली ये है कि बेनिफिशियरी पेज प्रिंसिपल एज अपोज टू द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो पोल्यूटर होता है वो क्या करता है? पे करता है, और जो बेनिफिशियरी होता है उसको क्या मिलता है, ठीक है। तो यही है इसमें। आगे टॉपिक पर चलते हैं, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम सर्विस। अभी क्या है जो ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज करी है? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। देखो गाइस मैं इसको IPBS ही बोलूँगी अभी पूरी न्यूज़ में, तो आप पहले ही समझ लो इसका मतलब क्या है। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, इसने क्या करी है? अपनी एक रिलीज करी रिपोर्ट, ठीक है, किस पे? बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज पे। देखो ये जो IPBS है ये क्या है? इंटर गवर्नमेंट बॉडी या इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि 2012 में स्टैब्लिश की गई थी। इंडिया भी इसका मेंबर है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि किस तरह से हम जो साइंस जो पॉलिसी है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें और उसे यूज़ कर सकें बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज में, और साथ में हम कंजर्व कर सकें अपनी बायोडाइवर्सिटी को, और साथ में उसको सस्टेनेबली यूज़ कर सकें लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। IPCC की तरह भी IPBS है वो कोई न्यू साइंस नहीं प्रोड्यूस करती, बल्कि जो जो साइंटिफिक नॉलेज है उसी को हम इवेल्युएट करते हैं ताकि हम जो अपने असेसमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें और इफेक्टिवली बना सकें। डिटेल क्या है? देखो ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो कि IPBS के द्वारा रिलीज करी है, विच इज़ बीइंग हेल्ड एट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक एवेल्यूएशन एवर मेड ऑफ द स्टेट ऑफ आवर नेचर। मतलब इसमें मेनली है कि हमारा जो नेचर की क्या स्टेट है उसे साइंटिफिकली एवेल्यूएट की गई है, और हमने डिटेल्ड अकाउंट दिया उसने कि हमारे जो स्पीसीज है या फिर जो भी अर्थ में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में डिटेल्ड अकाउंट दिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पिछले 50 सालों में हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है ह्यूमन हिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा मतलब अनप्रेसिडेंटेड, अननोन, मतलब हमें नहीं पता कि हमने कितनी बुरी तरह से एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है। डायरेक्ट हमने ड्राइव किया, कहीं ना कहीं हर जगह को हमने ग्लोबली इम्पैक्ट किया, लैंड और सी को यूज़ को हमने पूरा चेंज कर दिया, ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट किया, क्लाइमेट चेंज किया, पोल्यूशन, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, ठीक है। तो ये बताइए कि पिछले 5 साल में जो ह्यूमन हिस्ट्री में जो हमने ग्लोबली चेंज किया वो बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड, अननोन है। इसके हिसाब से कहना है कि जो 75% ऑफ जो अर्थ का लैंड सर्फेस है और 66% जो मराइन का एनवायरमेंट है उसको हमने पूरी तरह से अल्टर कर चुके हैं, ठीक है। और साथ में जो 85% जो हमारा वेटलैंड का एरिया है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो 30
दीज ट्रेंड्स वर लेस सीवियर ऑन एरियाज कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय द इंडिजीनियस पीपल और लोकल। अगर जो इंडिया जैसे ट्राइबल लोग होते हैं, क्या वो अपने एरिया को हमेशा क्या करते हैं, मतलब कि कंट्रोल करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं, तो वहाँ पे इतना नहीं चेंज हुआ है जितना ये ग्लोबली ऐसे चेंज है। तो इन्होंने यही बताया। अब एक ही टारगेट असेसमेंट किया, देखो ये एक ही टारगेट्स, देखो मैं आपको पहले ये पढ़ लेते हैं, एक ही टारगेट्स थे क्या, ये बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे। इसमें 20 ग्लोबल टारगेट, जैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है, वो 17 है, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, वो 8 थे, ठीक है। तो ऐसे एक ही बायोडाइवर्सिटी गोल्स थे, इसमें 20 टारगेट्स थे जो हमें अचीव करने थे 2020 तक, ठीक है। अंडर किसके अंडर, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अंदर मेनली हमने पाँच गोल्स थे इसके अंदर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 5 थे अंदर, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से जो कोज होता है वो हमें उन्हें एड्रेस करना था, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना था, जो बायोडाइवर्सिटी पे डायरेक्ट प्रेशर होता है उसे रिड्यूस करना है, और साथ में जो सस्टेनेबल यूज है उसको प्रमोट करना था। फिर हमने क्या करना था, स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करना है। आप कैसे करेंगे, बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हमने क्या करना है, जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज से बेनिफिट सबको एनहेंस करना है, सबको देना है। एनहेंस इंप्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी। अब जो एक ही टारगेट थे वो हमने कब अडॉप्ट किए थे, जो COP 10 हुई थी किसकी, CBD की, ठीक है, जब कि नगोया जापान में हुआ था, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं इनकी प्रोग्रेस क्या, 2020 तक करने थे, ठीक है। इसमें बोला कि जो 20 में से जो 4 टारगेट थे उनकी तो गुड प्रोग्रेस है अंडर द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। 7 टारगेट्स में क्या मॉडरेट प्रोग्रेस है, जबकि जो 6 टारगेट्स ऐसे हैं जिसमें हमने पुअर प्रोग्रेस की गई है, ठीक है। सो गाइस यही था HE टारगेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ग्रीन इकोनॉमी से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।